हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, द मुगल एम्पायर। अब मुगल जो थे, इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया। ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वॉरियर्स थे, और इनकी एक परंपरा थी जो आज तक भी चलती आ रही है, जो आज तक भी जिंदा है। बहुत सारे सोर्सेज हैं मिडीवियल हिस्ट्री के जो प्रूव करते हैं कि मुगल एम्परर्स जो थे वो इंटरेस्टेड थे अपने रिकॉर्ड्स रखने में, अपने अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड के रूप में रखने में। ऑटोबायोग्राफी जैसे कि बाबर नामा, जहांगीर नामा एग्जाम्पल है इस तरह के एफर्ट्स के। तो फर्स्ट 6 मुगल्स कहलाते हैं ग्रेट मुगल्स। उसमें सबसे पहले है बाबर, जिसका टाइम पीरियड था 1526 से 1530 तक। बाबर फर्स्ट मुगल एम्पर था और इसका जन्म सेंट्रल एशिया में फरगना में हुआ था और 12 इयर्स की एज में ही ये फरगना का रूलर बन गया 1491 में। इसने समरकंद को कॉन्क्वर करने के लिए कोशिश की लेकिन फेल रहा। 1504 में इसने काबुल को कॉन्क्वर कर लिया, जीत लिया। जब बाबर रूल कर रहा था फरगना में, सेंट्रल एशिया में, उसी टाइम इंडिया में दिल्ली सल्तनत में लोदीज रूलर थे। लोकल रूलर्स हैप्पी नहीं थे लोदीज से। रिजल्ट ये रहा कि उन्होंने बाबर को एक मैसेज भेजा कि वो इंडिया आए और लोदीज को डिफीट करे, हराए। और इस इनविटेशन से भी बढ़कर हिंदुस्तान की जो समृद्धि थी, जो वेल्थ थी, वो बाबर को अट्रैक्ट कर रही थी कि वो एक एक्सपेडिशन छेड़े इंडिया के ऊपर अटैक करने का। तो फर्स्ट बैटल होती है पानीपत की 1526 में। बाबर फेस करता है इब्राहिम लोदी को पानीपत की फर्स्ट बैटल में। लोदी आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर जो था उसके पास एक पैदल सेना बहुत अच्छी थी, जो कई बार युद्ध लड़ चुकी थी, और उसकी जो शस्त्र वगैरह थे वो भी बहुत एफिशिएंट थे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना फेस करके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और सक्सेसफुली दिल्ली और आगरा को वो कॉन्क्वर कर लेता है, जीत लेता है। फिर होती है बैटल ऑफ खानवा। अब वो बन जाता है यहाँ पर रूलर। 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा मेवाड़ का राजा था। बाबर इजीली उसको डिफीट कर देता है। 2 इयर्स के बाद घाघरा में वॉर होता है जिसमें वो अफगान चीफ्स को हरा देता है। 4 इयर्स के एक छोटे से टाइम पीरियड में बाबर ने बहुत सारे टेरिटरीज को जीत लिया, हिमालय से ग्वालियर तक और इंडस से बिहार तक। इन सारी विजयों से, इन सारी जीत से बाबर की पोजीशन सिक्योर्ड हो गई नॉर्दर्न इंडिया में, और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद उसका बेटा हुमायूं 1530 में रूलर बनता है और इसका टाइम पीरियड रहता है पहले 1530 से 1540 तक। उसके बाद बीच में ये हटा दिया जाता है 1555 से 1556 तक। ये फिर से रूलर बनकर आता है। बाबर का सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये 1530 में उसके बाद सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं के 3 ब्रदर्स थे, कामरान, हिंदल और अस्करी। हुमायूं जो नाम है इसका मतलब होता है लकी। रियलिटी में इसकी लाइफ लकी नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इसकी लाइफ में। एज अ रूलर इसने काफ़ी डिस्टर्बेंस फेस किए और वो अकेला पड़ गया जब उसे एक्चुअल सपोर्ट अपने ब्रदर्स का नहीं मिला। वो नाखुश थे, अनहैप्पी थे उसके भाई, क्योंकि उनके अंडर एक छोटा सा एरिया ही आ पाया था। तो हुमायूं की जो लाइफ थी उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट फेज 1530 से 1540 तक माना जाता है। ये वो टाइम था जब स्ट्रगल और स्ट्रेस को इसने फेस किया। इसने काफ़ी सारी स्ट्रगल फेस की। शेरशाह सूरी जो बिहार का था, बहादुर शाह गुजरात के द्वारा, जो 1532 में हुमायूं और शेर शाह ने बैटल लड़ी। फर्स्ट टाइम हुमायूं जीत गया और चुनार का जो किला था वो उसने कैप्चर कर लिया 34 में। हुमायूं ने गुजरात और मालवा को भी बहादुर शाह को हराकर कैप्चर कर लिया, लेकिन हुमायूं के पास अब टाइम नहीं था ज़्यादा कि वो अपने एम्पायर को और बढ़ा सके। वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं कर पाया उसको, तो शेर शाह ने दोबारा अटैक कर दिया हुमायूं पर और इस बार वो उसको हरा देता है। बैटल चौसा में होती है और कन्नौज में। इसके बाद जो सेकेंड फेज था वो 1540 से 45 तक रिकॉर्ड किया गया है। अफगान किंग शेर शाह सूरी ने उसके एम्पायर को हड़प लिया। शेर शाह ने हुमायूं को हटा दिया उसके राज्य से। हुमायूं अब एक रिफ्यूजी बन गया और बच करके वो भाग निकला, पर्शिया गया। वहाँ उसने अगले 15 इयर्स
एकांत में, एग्जाइल में बिताए, मतलब एक गुमनामी ज़िंदगी जी उसने। इस टाइम पर शेरशाह सूरी और उसके जो सक्सेसर थे वो इंडिया में सुप्रीम पावर थी। थर्ड फेज है 1545 से 1555 तक। अब हुमायूं काबुल को अपना बेस बनाता है। यहाँ पर वो तैयारियां करता है कि किस तरह से वो अपनी खोई हुई टेरिटरीज को इंडिया की वापस ले। शेर शाह की डेथ हो जाती है और उसके जो आने वाले सक्सेसर होते हैं वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। फाइनली हुमायूं सक्सेसफुल होता है अपनी दिल्ली के सिंहासन को वापस लेने में, और लक जो है उसका साथ नहीं दे रहा था, और इतने लंबे टाइम के बाद भी वो सरवाइव नहीं कर पाया। और कुछ टाइम के बाद होता ये है कि वो सीढ़ियों से गिर जाता है अपनी लाइब्रेरी की, और उसकी डेथ हो जाती है 1556 में। शेरशाह सूरी की बात की जाए तो 1540 से 1545 तक ये रहा दिल्ली सल्तनत का रूलर बनकर। शेर शाह एक फेमस रूलर था सूर डायनेस्टी का। शेर शाह अफगान जागीरदार जौनपुर का जो था यूपी के, उसका बेटा था। रियल नेम इसका फरीद खान था, और इसको ये शेर शाह का टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि इसने एक टाइगर को मारा था। शेर शाह एक एम्बिशियस रूलर था। हालांकि शेर शाह एक अच्छा रूलर था, उसके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ थी, लेकिन सूर डायनेस्टी बहुत लंबी नहीं चल पाई। इसके अचीवमेंट्स की बात करते हैं। शेर शाह सुल्तान बन जाता है दिल्ली का, हुमायूं को हरा करके 2 बैटल्स में। एक छोटे से पीरियड में 5 ईयर्स के वो एक अपनी स्ट्रॉन्ग किंगडम बना लेता है, और उसकी एम्पायर फैली हुई थी झेलम से ब्रह्मपुत्र तक और हिमालय से नर्मदा तक, जिसको जाना जाता है उसकी कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की वजह से। शेर शाह ने इम्प्रूव किया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की को, उसके टेरिटरीज़ को। शेर शाह की एक बड़ी पैदल सेना थी, और उसने अलाउद्दीन की जो ब्रांड करने वाली एक तरीका था हॉर्सेस को, वो उसने कंटिन्यू रखा। वेलफेयर मेजर्स की बात की जाए तो ये काफ़ी ध्यान रखता था, बहुत उदार हृदय वाला था, और इसने ऑर्डर दिया हुआ था कि अगर कोई भी भूखा है, किसी को खाने की ज़रूरत है, तो वो किंग किचन में खा सकता है, उसको खाना मिलना चाहिए। उसने काफ़ी सारी रोड्स बनवाई, जिसमें जीटी रोड भी आती है, ग्रैंड ट्रंक रोड इसका फुल नेम है। इसको सड़क आज़म बोला जाता था, और ये सोनागढ़ से बंगाल तक और लाहौर से पंजाब तक फैली हुई थी, और ये एंड होती मुल्तान में थी। सेकेंड रोड जो है वो कनेक्ट थी मुल्तान से लाहौर तक। थर्ड रोड आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक। ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी फले फूले इसके टाइम में। शेर शाह ने कस्टम ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया। एक नया कोइन इसने चलाया जिसको रुपया कहा गया। ये स्टैंडर्ड कोइन था, सेंचुरीज तक चलता रहा। शेर शाह को जाना जाता है इम्पार्शियल जुडिशन सिस्टम के लिए। इसकी न्याय व्यवस्था बिल्कुल निष्पक्ष रहा करती थी। इसने पुराना किला बनवाया दिल्ली में, और जो शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। इसकी डेथ के बाद इसका बेटा जलाल खान बनता है राजा, जिसको इस्लाम शाह का टाइटल दिया जाता है। अब हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर राजा बनता है। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका जन्म हुआ अमरकोट में, जब इसका फादर हुमायूं एग्जाइल टाइम चल रहा था उसका उस समय, और अचानक हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में। अकबर को राजा बनाया जाता है 13 ईयर्स की एज में। ये मुग़ल डायनेस्टी का सबसे महान राजा कहलाया, और इसने मुग़ल एम्पायर की ग्लोरी को बढ़ाया, इसलिए इसको अकबर द ग्रेट बोला जाता है। बैरम खान के गार्जियनशिप में यंग अकबर जो था वो राजा बनता है। जैसे ही अकबर ने अपनी पावर ली तो उसने हेमू को हराया। अफगान फोर्सेस का जनरल हुआ करता था ये। पानीपत की सेकेंड लड़ाई में इसने हेमू को डिफीट किया। 1560 में अकबर बैरम खां की रेजेंसी का एंड हो गया। अकबर ने सारा किंगडम अपने हाथों में ले लिया, और अलग अलग तरीक़ों से उसने अपनी विजय यात्रा जारी रखी, अपने किंगडम को बढ़ाया। अकबर की पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो अकबरनामा में हमें पता चलता है अकबर के रूल के बारे में और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में, जिससे वो अपने एम्पायर को कंट्रोल किया करता था। फर्स्टली उसकी राजपूत पॉलिसी। अकबर बहुत जल्दी ये समझ चुका था कि टॉलरेंट अप्रोच
सहनशीलता वाला जो तरीका है वो ज़रूर फॉलो होना चाहिए हिंदुस्तान में। इसके लिए उसने कुछ तरीके अपनाए। अकबर एक उदार हृदय वाला एम्परर था, नरम दिल वाला था। राजपूत किंग्स को हराने के बावजूद भी उसने उनको कोई इंसल्ट नहीं किया, कभी उन्हें अपमानित नहीं किया, बल्कि उनका डिग्निटी और रेस्पेक्ट बनाए रखा। राजपूत वॉरियर जो होते थे वो बहुत ब्रेव और लॉयल थे, वफादार थे। उसने अलाउ किया राजपूत रूलर्स को अपने टेरिटरीज पर हारने के बाद भी रूल करना। तो क्या होता था, वो जो हारे हुए राजा थे वो सप्लाई करते थे उसको आर्मी वगैरह और दूसरी सहायता जब कोई युद्ध हुआ करता था। उसके अलावा अकबर ने कुछ मैट्रिमोनियल अलायंस भी चलाए राजपूत के साथ। जनवरी 62 में अकबर राजा ब्रह्मपाल सिंह से मिलता है जो आमेर का राजा था। अकबर ने उसकी बड़ी बेटी हरखा बाई से मैरिज की और सिक्योर की उसकी पावरफुल सपोर्ट जो आमेर के राजा थी वो सिक्योर रखी। इस रीजन में अकबर एक टॉलरेंट और सेंसिटिव एम्परर माना जाता है, जिसने अपनी हिंदू पत्नियों को भी एंजॉय करने की पूरी आज़ादी दी कि वो अपने रिलीजियस तरीक़ों से रहें। बहुत सारे राजपूतों को उसने ऊंची पोस्ट पर रखा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे राजा भगवान दास, राजा मान सिंह उसके मोस्ट ट्रस्टेड ऑफिशियल्स हुआ करते थे। इन सब पॉलिसीज़ के अलावा कुछ राजपूत स्टेट जैसे रणथंबोर, जोधपुर, इन्होंने उसके अंडर रहने को मना कर दिया, अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। रिलीजियस पॉलिसी, एजुकेशन अकेली ऐसी चीज़ नहीं होती जो विजडम ले आए, बुद्धि व्यवहार से भी आती है। तो अकबर के केस में बिल्कुल सच होता है। ये एक वाइज और टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को अपना रहा था। उसका जो महल था वो एक सेलिब्रेशन हब था, वहाँ पर ईद भी मनाई जाती थी और हिंदू फेस्टिवल्स भी मनाए जाते थे। वो अपने प्रजा के सेक्युलर एटीट्यूड को जो भी वो फॉलो करता था लादता नहीं था, ना किसी तरह की कोई हेटर्ड की फीलिंग रखता था। अकबर सभी धर्मों के लोगों को इक्वली ट्रीट करता था। 1562 में उसने पिलग्रिम टैक्स हटा दिया जो बनारस या प्रयाग में स्नान करने के ऊपर लगा हुआ था। 1564 में उसने पोल टैक्स हटा दिया, जजिया हटा दिया जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगा करता था। अकबर ने जो बंदी हुआ करते थे उनको इस्लाम धर्म में चेंज कर दिया जाता था, ये भी हटा दी तरीका। अकबर सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करता, जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी। अकबर ने टेम्पल्स की बिल्डिंग्स को भी अलाउ किया कि वो उनको हिंदू टेम्पल्स को दान दिया करता था। अकबर ने काफ़ी सारी हिंदू बुक्स जैसे रामायण, महाभारत उनको ट्रांसलेट करवाया पर्शियन लैंग्वेज में। अकबर सभी धर्मों के जो मेन धर्म हुआ करते थे उन रिलीजन्स के प्रीस्ट को बुलाया करता था, जैसे हिंदू पंडित, जैन मुनीज, बौद्ध मॉन्क्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, उनके साथ डिस्कशन किया करता था। अकबर एक ओपन माइंडेड पर्सन था और हमेशा रेडी रहता था कि वो सभी धर्मों का बेस्ट ले। अब इसमें तौहीद इलाही की बात करते हैं। सुलहकुल जो है वो आप रीड करेंगे और समझेंगे। तौहीद इलाही जो है वो उसको अकबर ने दीन इलाही के नाम से भी दिया। सभी धर्मों के लोगों से, अलग अलग धर्मों के लोगों से कई साल तक डिस्कस करने के बाद, उन्हें सुनने के बाद अकबर ने कंक्लूजन निकाला कि सभी रिलीजन्स एक ही मैसेज देते हैं, शांति का, रिस्पेक्ट का और लव का। अकबर ने फील किया कि सभी जो रिलीजन्स हैं उनमें कॉमन आइडियाज़ हैं, तो उसने एक न्यू रिलीजियस पाथ को दिया जिसको कहा गया दीन इलाही। 1582 में उसने एक न्यू रिलीजियस पाथ दिया, तौहीद इलाही और डिवाइन पाथ, जिसको कहा गया आईने अकबरी में। अबुल फजल इसके बारे में बताता है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है तौहीद इलाही के बारे में। अब उसकी राइटिंग के अकॉर्डिंग तौहीद इलाही एक बहुत सिंपल रिलीजियस रास्ता है, मार्ग है। तौहीद इलाही के थ्रू अकबर ने इंट्रोड्यूस किया सभी धर्मों की टीचिंग्स को एक जगह पर। एग्जाम्पल के लिए तौहीद इलाही में एनिमल्स को मारने पर बैन किया गया और इसमें सती कस्टम को भी प्रोहिबिटेड किया गया, रोक लगाई गई। यूनिक फीचर इस रिलीजियस पाथ की थी कि कोई प्रीस्ट नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई पूजा का स्थान नहीं और कोई रीति रिवाज नहीं।
अकबर ने डिक्लेयर किया कि वो एक स्पिरिचुअल गाइड है अपनी प्रजा के लिए, और वो पीस, टॉलरेंस और यूनिटी अपनी कंट्री में चाहता है, चाहे सभी धर्मों के लोग एक साथ रहें। दीन इलाही पॉपुलर नहीं हो पाया, तौहीद इलाही का ही दूसरा नाम दीन इलाही है। कुछ ही लोग थे जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, जिन्होंने इसको स्वीकारा। बीरबल अकेला हिंदू था जिसने इसको ज्वाइन किया। दूसरे जैसे कि राजा मान सिंह, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अकबर ने कभी कोई फोर्स नहीं किया किसी को कि दीन इलाही को फॉलो करें। अकबर की डेथ होने के बाद ये मार्ग जो था वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देता है। आइडियाज़ हालांकि अभी भी याद किए जाते हैं, और जहांगीर ने भी कुछ कुछ आइडियाज़ फॉलो किए। अक्टूबर 1605 अकबर बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है 63 की एज में। इसके बाद आता है जहांगीर 1605 से 1627। अब अकबर की डेथ 1605 में होने के बाद जहांगीर, जिसका नाम सलीम हुआ करता था, वो अकबर का सबसे बड़ा बेटा था, वो गद्दी पर बैठता है। जहांगीर का मतलब होता है दुनिया का रूलर, वर्ल्ड रूलर। हिस्ट्री में उसको जाना जाता है जस्टिस के लिए। जहांगीर की एक सॉलिड एम्पायर थी जो उसको मिली थी विरासत में, लेकिन उसके ऊपर उसने अपना होल्ड कम नहीं होने दिया। मिलिट्री कैंपेन्स इसने कौन सी चलाई? जहांगीर ने कोशिश की एम्पायर को संगठित करने की, जो उसको मिली थी। पहला चैलेंज इसमें यह था कि उसको अपने ही बेटे खुसरो के विद्रोह को झेलना पड़ा, और उसने सक्सेसफुली इसको क्रश भी किया। उसके बाद उसे अटेंशन देनी पड़ी अवध और बंगाल की तरफ, वहाँ पर उसने अपना कंट्रोल टाइट किया। जहांगीर को क्रेडिट जाता है कि उसने एक बड़ी एम्पायर अपनी खड़ी की। मेवाड़ के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था मुगलों और मेवाड़ के बीच में। उसने राणा जो उसने डिफीट किया राणा अमर सिंह को, लेकिन उसका कंट्रोल जो है केवल अपनी टेरिटरी पर बने रहने दिया। उसने अफगान जो थे बंगाल के, उनको डिफीट किया, लेकिन उसकी कैंपेन जो थी वो डेक्कन स्टेट की तरफ सक्सेसफुल नहीं रही। अहमदनगर में जो कमांडर थे उन्होंने अलाउ नहीं किया कोई दूसरी किसी तरह से डेक्कन में उसके टेरिटरी को बनाने का। जहांगीर एंड नूरजहां, ये नूरजहां 1611 में जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा से हो जाती है। वो उसको टाइटल देता है, उसको नाम देता है नूरजहां का। नूरजहां मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, टैलेंटेड थी और बहुत ब्यूटीफुल थी। जहांगीर उससे हर मामले में सलाह लिया करता था। एक बार जब वो बीमार हो जाता है तो नूरजहां सक्सेसफुली मैनेज कर लेती है एम्पायर के सभी अफेयर्स को। जहांगीर ने सिल्वर कॉइन जो बनवाए उसके ऊपर उसने एक साइड अपनी इंस्क्रिप्शन रखी, दूसरी तरफ रानी जो थी नूरजहां उसको भी रखा, उसका भी। नूरजहां हमेशा कोशिश करती थी कि वो अपने सन इन लॉ शहरयार को प्रमोट करे गद्दी के लिए। तो इस सब का रिजल्ट ये रहा कि प्रिंस खुर्रम जो था उसने दोबारा जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इंग्लिश ट्रेडर्स की बात करते हैं। जहांगीर के रीजन में कुछ इंग्लिश ट्रेडर्स भी इंडिया में आए। वो चाहते थे कि इंडिया में वो ट्रेड कंसेशन उनको मिले राजा की तरफ से। 2 राजदूत, 2 एम्बेसडर, कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आए जहांगीर के कोर्ट में। 1612 में जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी अपना ट्रेडिंग पोर्ट बनाने की सूरत में, और उसने उनको कुछ ग्रांट भी दिया, ट्रेडिंग राइट्स भी दिए और कुछ कंसेशन भी दी।